हम जनाब, हम इफेक्टिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, हाउ टू राइट इफेक्टिवली। क्लॉजेस तक हम पहुंच चुके थे कि एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज हम उसको कहते हैं जो कि सेल्फ स्टैंडिंग हो और जो दूसरे क्लॉज पे इन्हिसार ना करता हो अपने मानी को जो है पहुंचाने में, कम्युनिकेट करने में। ठीक। अच्छा जी जनाब, हम जो है क्लॉज जो है हमने छोड़ा था, इंडिपेंडेंट क्लॉज हमने पढ़ा, फिर हमने डिपेंडेंट क्लॉज के बारे में पढ़ा। ठीक है जी, अभी ये जुमले देखते हैं, इनसे फिर जो है आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। अ डिपेंडेंट क्लॉज कैन नॉट स्टैंड अलोन। ठीक। इससे पहले जो है जो एग्जांपल है वो जरा देख लीजिएगा। ठीक। आ, जनाब जी, माइंडफुल ऑफ हिज ऑनर he avoided every contact with the plotters while continuing to insist on his innocence. ठीक। he mindful of his honor। ठीक। अपनी इज्जत के हवाले से जो है वो सोच रखते हुए he avoided every contact with the plotters। ठीक है, while continuing to insist on his innocence। ठीक। ये हो जाता है हमारा मतलब, यानी एक क्लॉज। दूसरा जो है डिपेंडेंट के हवाले से डिस्कस करते हैं। अ डिपेंडेंट क्लॉज कैन नॉट स्टैंड अलोन। इट इज कनेक्टेड टू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज बाय अ रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, प्रेजेंट और इम्प्लाइड। बाज़ औक़ात वो रिलेटिव प्रोनाउन जो है मौजूद होता है, या जो है वो इम्प्लाइड यानी उसमें मुज़मर होता है। ठीक। जो कि आमतौर पे हमारे पास हु, विच और डेट हैं। और बाय अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कंजंक्शन जो है हमारे पास ये एंड और इफ और ये जो है हमारे पास कंजंक्शन है। कंजंक्शन क्या करता है, वो जो है वो दो फ्रेजेस को जो है या क्लॉजेस को जो है वो यकजा करता है। तो इसमें कुछ जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं और कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जो डिपेंडेंट क्लॉज है, उसके साथ जो कंजंक्शंस होते हैं वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। जिस तरह वो क्लॉज जो है वो सबऑर्डिनेटिंग है, तो वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो वो कंजंक्शन भी जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। और वो है हमारे पास आफ्टर, बिकॉज, सिंस। आगे जो है जुमले आएंगे। एंड फंक्शंस एज अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, एज नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो वो जैसे फंक्शन करते हैं उस तरह से जो है हम उन क्लॉजेस को कंसिडर करते हैं। अच्छा, दैट एवरीवन वाज अगेंस्ट हिम वाज हिज कांस्टेंट कंप्लेंट। अब देखें, एवरीवन वाज अगेंस्ट हिम, ये एक क्लॉज है और ये डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसीलिए इसके साथ ये दैट वाला जो है कंजंक्शन लगा हुआ है। दैट एवरीवन वाज अगेंस्ट हिम, ये पूरा का पूरा क्लॉज जो है इट सर्व्स एज अ नाउन क्लॉज एंड एज अ सब्जेक्ट। इस जुमले का जो सब्जेक्ट है, ठीक है, अगर हम कहें सलमान वाज, ठीक है, हिज कांस्टेंट, या जो है कोई दूसरी कोई बात हो, ठीक है, कि मतलब यानी दैट वाज हिज कांस्टेंट कंप्लेंट। ठीक है, उसकी कोई कंप्लेंट है किसी भी चीज के बारे में या कागज पे लिखी हुई है और आप कहें, ठीक है, दैट वाज हिज कांस्टेंट कंप्लेंट, तो ये सिर्फ दैट जो है इस पूरे दैट एवरीवन वाज अगेंस्ट हिम इसको जो है रिप्लेस करता है। और ये जो क्लॉज है दैट एवरीवन वाज अगेंस्ट हिम, ये कौन सा जो है फंक्शन करते हैं नाउन के तौर पे, सब्जेक्ट के तौर पे। अब देखिए ना, वॉज से पहले जो है सलमान वॉज या दैट वॉज हिज कांस्टेंट कंप्लेंट, तो वो दैट सब्जेक्ट होता, तो उसकी जगह पूरा डिटेल से है दैट एवरीवन वाज अगेंस्ट हिम। ये पूरा का पूरा क्लॉज जो है इट सर्व्स एज अ सब्जेक्ट और एज अ नाउन क्लॉज वाज हिज कांस्टेंट कंप्लेंट। ही एस्टिमेटेड, ठीक है, which of the problems he could solve। ठीक है, और ये जो है
नाउन क्लॉज और ऑब्जेक्ट के तौर पे कि ही एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड तो वर्ब है, मिसाल के तौर पर he estimated it, which of the problem he could solve। इस पूरे के पूरे जो है क्लॉज को हम it पे जो है मतलब यानी रिप्लेस कर लें, so he estimated it या he estimated this। ठीक है, तो ये it या this को ये पूरा का पूरा जो क्लॉज है ये रिप्लेस करता है। तो क्या है जी, ये जो नाउन क्लॉज है, आपको पता है किसी जुमले का जो सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात करते हैं या जो काम करने वाला हो, और ऑब्जेक्ट जो कि रिसीविंग एंड पे हो, ठीक, तो वो या नाउन हो, तो सब्जेक्ट भी नाउन हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी नाउन हो सकता है। तो इसीलिए जो है हम मतलब ये कहते हैं कि वो पहले वाला भी नाउन क्लॉज था, वो सब्जेक्ट का फंक्शन करता था, और अब ये वाला जो है एस्टिमेटेड के बाद ये पूरा का पूरा, ही एस्टिमेटेड which of the following, which of the problems he could solve, ये पूरा का पूरा जो है ये क्या है, ये एक क्लॉज है, और जो कि नाउन क्लॉज है। ठीक, यानी नाउन के तौर पर फंक्शन करता है, और यहाँ पे ये इस जुमले का ऑब्जेक्ट भी है। इन द आफ्टरनून वी केम टू, ठीक है, व्हाट वाज एविडेंटली द मैन रोड, और अब ये भी जो है मतलब यानी नाउन क्लॉज है, वी केम टू, अब इसके बाद जो है व्हाट was evidently the main clause, it is a noun clause and it is object of the preposition। जैसा हम कहते हैं ना, he went to school, तो to preposition है और ये school इसका object है, और ये to और school जो है ये दोनों मिलके जो है prepositional phrase बन जाते हैं। अब ये चूंकि clause है, what was evidently the man rode, ठीक, और ये क्या है, ये यहाँ पे टू जो preposition है उसका ऑब्जेक्ट है। क्लियर, ये भी एक क्लॉज है। इन द आफ्टरनून वी केम, यानी वी केम टू हिम, वी केम टू सिटी। ठीक है, तो इस तरह से भी हो सकता है। तो वो सिटी जो है वो टू का क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो अब टू का ऑब्जेक्ट क्या है, व्हाट वाज एविडेंटली द मैन रोड, यहाँ पे ये नाउन क्लॉज है, नाउन का फंक्शन करता है और ऑब्जेक्ट ऑफ द preposition है। ठीक, अच्छी जी। फिर जो है द मैन हु फेल्स एट एवरीथिंग ही ट्राइज, ठीक है, may not be trying। अब एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक है, द मैन, ये मैन जो है ये आदमी है, ठीक है, और ये हु फेल्स एट एवरीथिंग ही ट्राइज, ये वाला जो है ये किस चीज को मॉडिफाई करता है, क्वालिफाई करता है, मैन। अगर हम कहते हैं कि द मैन हु सक्सीड्स एट एवरीथिंग ही ट्राइज, ऐसे, तो ये उसका मतलब यानी वो सक्सेसफुल मैन वाली बात, और ये फेल्ड मैन वाली बात आ जाती है। ठीक, मैन जो है वो नाउन है, और उसका जो एडजेक्टिव है वो क्या है, हु फेल्स एट एवरीथिंग ही ट्राइज। ठीक, द मैन हु फेल्स एट एवरीथिंग ही ट्राइज, ये क्या हो जाता है, ये जो है एक एडजेक्टिव क्लॉज है, बिकॉज इट मॉडिफाइज नाउन मैन। ये जो है फिर उसके बाद वो क्लास मैन में नॉट बी ट्राइंग। ठीक, तो मेन क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो हु फेल्स एट एवरीथिंग ही ट्राइज, ये वो हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है, एंड इट हियर सर्व्स एज एन एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक, अच्छा, दैट ही ट्राइज, ठीक है, इज अ डिपेंडेंट फ्रेज, ये वाला जो है ये एक फ्रेज भी है। ठीक है, although part of the larger dependent phrase is also a dependent phrase used as an adjective modifying everything। Clear? अच्छा जी, he may succeed, he may succeed if he tries a completely new approach। ठीक है, अच्छा, succeed जो है ये क्या है जी, ये verb है। if he tries a completely new approach, ये पूरा का पूरा क्लॉज जो है ये क्या मॉडिफाई करता है, एक वर्ब। ठीक, तो आपको पता है, तो है कल हमने डिस्कस किया था कि अगर के जो है
नाउन और प्रोनाउन को कोई वर्ड मॉडिफाई करता है तो उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। नाउन और प्रोनाउन और इंटरजेक्शन के अलावा बाकी पूरे सेंटेंस में किसी भी लफ्ज को अगर कोई एक लफ्ज मॉडिफाई करता है तो वो उसको हम एडवर्ब कहते हैं। एक से ज्यादा अल्फाज हैं तो उसको हम फ्रेज कहते हैं। और अगर पूरा का पूरा एक जुमला है यानी उसमें सब्जेक्ट भी हो और प्रेडिकेट भी हो तो उसको फिर हम एडवर्बियल क्लॉज कहते हैं। यानी वो एडवर्बियल वो जुमला होता है छोटा, बड़े जुमले के अंदर जो छोटा जुमला होता है उसको क्लॉज बोलते हैं। ठीक। सो ही मे सक्सीड if he tries a completely new approach. If he tries a completely new approach, ये क्या है? This is a clause, ठीक, and this is called an adverbial clause because आपको पता है जो verb को करते हैं तो उसी को adverb कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, and this why is it is called adverbial clause? Because it modifies the verb succeed. अच्छा जी, आगे a dependent clause needs, अच्छा ये जो है यहाँ पे नीड जो है ये हेल्पिंग वर्ब है इसीलिए इसके साथ एस नहीं आता। नीड नॉट बी सो कंप्लीट एज दीज एग्जांपल्स, यानी हमने जो एग्जांपल्स आपको दिए तो मतलब यानी ये थोड़े से बाकी के मुकाबले में ज्यादा कंप्लीट इसलिए थे कि वो बात समझ में आए। आगे चल के थोड़े से ऐसे भी हैं कि उनमें कुछ चीजें पहले से प्री सपोज की गई होती हैं। ठीक है, ऑफन स्पेशली इन स्पोकन लैंग्वेज एंड इनफॉर्मल राइटिंग। एक तो होती है ना बाजाब्ता रस्मी जो कोई लिखाई होती है और एक इनफॉर्मल होती है बिला तकल्लुफ, उसमें कोई बस जिस तरह दैट इज ऑल अबाउट दैट एंड आई एम ऑल अबाउट दैट इस किस्म की, वो इतनी क्लैरिटी के साथ बातें अगर ना हो। ठीक, अच्छा जी, रिपीट, often especially in spoken English or spoken language and informal writing, the connective between independent clause and dependent adjective clause is merely implied and not expressed. वो क्या कहते हैं ना, कुछ ऐसी दुख भरी बातें भी होती हैं मोहब्बत में जिन्हें महसूस कर सकते हैं पर समझा नहीं सकते। लेकिन मतलब यह है कि कुछ बातें जो हैं वो पहले से लोगों को पता होती हैं तो वो लोग उसको बयान नहीं करते हैं। आगे चल के एग्जांपल में आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, द मैन ही सेड वाज कमिंग नेवर शोड अप। द मैन ही सेड वाज कमिंग नेवर शोड अप। वो आदमी जो उसने कहा था कि आ रहा था वो कभी नजर ही नहीं आया। ठीक है, तो द मैन दैट ही सेड वाज कमिंग, ठीक है, तो वो कहते हैं कि ये इसमें अंडरस्टूड है तो इसीलिए इसको लिखा नहीं गया। यानी ये जो एग्जाम्पल इससे पहले आपने देखे तो उसमें जो है वो कुछ ज्यादा कंप्लीट थे, तो ये उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन पास लोगों को हो सकती है। तो कहते हैं कि ये हु या दैट जो है उसमें पहले से अंडरस्टूड है या मुजमर है। अच्छा जी, समटाइम्स एन इनफॉर्मल स्पीच or writing, a dependent clause contains neither the subject nor the verb. जो इनफॉर्मल स्पीच है, जो गैर रस्मी गुफ्तगू है, ठीक, जिसमें कि इतना ज्यादा रख रखाव का या जो है ज्यादा तफसील का ख्याल नहीं रखा जाता, तो उसमें सब्जेक्ट भी गायब होता है और वर्ब। ठीक, अच्छा जी, जुमला देखें, when crossing look both ways। क्या मतलब when crossing जो है इसमें यू भी गायब है। ठीक है, when और आर जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी। when you are crossing, तो ये पहले से अंडरस्टूड है कि ये ऐसे है कि when you are crossing look both ways। जब आप जो है सड़क उबूर कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं तो दोनों जानिब देखिए। तो इसमें ये आर और ये यू जो है ये नहीं है। अच्छा जी, अगला जुमला देखते हैं, his clothes were old though clean। his clothes were old though clean, उसके कपड़े पुराने थे गो साफ, सॉरी, दो दे वर क्लीन। अब ये इसमें अंडरस्टूड है, his clothes were old though they were clean। ठीक, अच्छा जी, कुछ और जो है कंस्ट्रक्शन सच एज दीज आर कॉल्ड
elliptical clauses, यानी कुछ बातें जो ऐसी होती है ना, हम पुश्तो में कहते हैं कि कुछ लोग वो गाना गा लेते हैं और कुछ जो है वो साथ में बांसुरी में जो है उसको जो है वो कवर कर देते हैं. यानी सा खबर यू की हो सब पहले ही की तेरे की हिम्मत से. तो ऐसी बातें जो कि मतलब यानी पहले से उसमें लोगों को पता होता है कि यार ये तो समझ जाएंगे, तो और वो कहेंगे नहीं, तो ऐसी बातों को हम एलिप्टिकल कहते हैं. और वो आपने देखा होगा कि अक्सर राइटिंग में वो 3 नुक्ते आ जाते हैं, उसको एलिप्सिस बोलते हैं. और इस किस्म की बात जब वो होती नहीं, उसमें कहीं नहीं जाती, तो उसको एलिप्टिकल क्लॉज कहते हैं. अच्छा जी, व्हेन प्रॉपरली रिलेटेड टू द मैन क्लॉज, an elliptical clause aids economy and punch to the writing. उसमें जो है एक तो इख्तिसार आ जाता है, ठीक है, इस तरह इकोनॉमी को हम किफायत शायरी यानी बचत, अल्फाज की बचत हो जाती है, इख्तिसार आ जाता है. एंड पंच, और उसमें जो है थोड़ी सी जान आ जाती है. द डिपेंडेंट क्लॉज यूज्ड and as an adjective or adjective clause is called restrictive if aids information necessary to identify the subject or restricts it to a special case. कहते हैं कि ये जो elliptical clause है, तो ये जो है क्या करता है, it is जो है restrictive clause if it aids information necessary to identify the subject or restricts it to a special case. कहते हैं कि ये जो एलिप्टिकल क्लॉज है, ठीक है, ये जो है अगर हम उसको एक्सप्रेस कर लें तो ये क्या करता है, ये एक एडजेक्टिव क्लॉज होता है, ठीक, यानी एक नाउन को मॉडिफाई करता है और ये मानी को रिस्ट्रिक्ट करता है, उसको महदूद करता है. आप अभी आप देखें. अच्छा, जब इसके साथ कॉमास हो तो ये मानी को महदूद करता है, ना हो तो फिर महदूद नहीं करता. द बॉय यू मेट लास्ट फ्राइडे, ठीक है, टेलीफोन्ड अगेन. ठीक, द बॉय यू मेट लास्ट फ्राइडे, ये वाला जो है ये इलेप्टिकल क्लॉज है. यू मेट लास्ट फ्राइडे. अगर वैसे अगर आप उसको पूरे जुमले में यानी एक वो जुमला हो जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है, द बॉय टेलीफोन्ड अगेन, उस लड़के ने दोबारा फोन किया. यू मेट लास्ट फ्राइडे, अब ये जो है डिपेंडेंट क्लॉज है और बॉय को मॉडिफाई करता है, तो बॉय नाउन है, तो नाउन को मॉडिफाई करने वाला अगर एक लफ्ज है तो वो एडजेक्टिव है, दो या दो से ज्यादा है तो वो फ्रेज है, और अगर पूरा का पूरा एक जुमला है तो उसको फिर हम क्लॉज कहते हैं. दिस इज एन एडजेक्टिव क्लॉज. और ये जो है क्या है, रिस्ट्रिक्ट करता है उस बॉय को कि कौन सा लड़का, वो लड़का कि जिससे आप पिछले जुमे को मिले थे, उसने टेलीफोन दोबारा किया. ठीक, यू मेट लास्ट फ्राइडे इज द elliptical or this adjective clause. The man who can plan ahead is automatically at an advantage. ठीक है, who can plan ahead, ये वाला जो है ये उस आदमी को रिस्ट्रिक्ट करता है, स्पेसिफाई करता है. ठीक, और ये आदमी नाउन है, मैन नाउन है, तो इसीलिए हु कैन प्लान अहेड, जो पहले से मंसूबा बंदी या मंसूबा साजी कर सकता है, इज ऑटोमेटिकली एट एन एडवांटेज. ठीक है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, द मैन इज ऑटोमेटिकली एट एन एडवांटेज. ठीक, ये वो इंडिपेंडेंट सेंटेंस है और उसमें वो डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो क्या है, हु कैन प्लान अहेड, जो कि पहले से ही बंदोबस्त मंसूबा साजी या मंसूबा बंदी कर सकता है. अच्छा जी, rebellions that are successful are recorded as revolutions. ठीक है, that are successful, ये जो है इसमें वो रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है, वो एडजेक्टिव क्लॉज है. ठीक, रेबेलियंस यानी वो बगावतें जो कि कामयाब होती हैं, तो उनको तारीख जो है इनकलाबात के तौर पे रिकॉर्ड करती है. If the subject requires no further identification after being named, the clause is non-restrictive and simply adds additional information. अब ये जो है हमारे पास जुमले हैं कि उसके बाद ये जो who never gave up, ये अगर जो है इम्पोर्टेंट नहीं है और सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पे हम बयान करते हैं, तो फिर वो कॉमास के अंदर होते हैं. तो ये सही जुमला ऐसे होगा कि Jasper finally hit on a way to catch them up, catch the chipmunk.
ये पी जो है इसको इग्नोर कीजिएगा। Jasper, who never gave up, finally hit on a way to catch the chipmunk. Clear? तो ये who never gave up ये जो है नॉन रेस्ट्रिक्टिव है, स्पेसिफाई नहीं करता। There is only one Jasper being discussed and the reader presumably, ठीक है, कि वो फर्ज कर सकता है, ठीक है, कि वो मतलब यानी हम ये फर्ज कर सकते हैं कि the reader knows who he is. The non-restrictive clause is not essential to the meaning of the sentence, though it enriches it. ये उसमें इजाफा करता है, ठीक, लेकिन ये essential नहीं। तो एक बात ये कि वो restrictive जो clause है वो भी एडजेक्टिव क्लॉज होता है, लेकिन वो मानवी तौर पे मानी देने के लिए लाजमी है, ठीक, और वो जो है वजन रखता है। और ये जो नॉन रिस्ट्रिक्टिव है जो कॉमास के अंदर होता है ये अहम नहीं होता। गो इससे जुमला जो है थोड़ा सा उसमें मतलब निखार आ जाता है, लेकिन जो है वो लाजमी नहीं। एडिशनल एग्जांपल्स ऑफ नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस फॉलो। ही सैट ऑन द टेबल। ये एग्जांपल्स इसलिए हैं ताकि समझ में आ जाए कि रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज क्या है और नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज क्या है। अब ये जो है कॉमास के अंदर है या कॉमास के बाद है, तो ये जो है नॉन रिस्ट्रिक्टिव है। ही सेट ऑन द टेबल, अब ये बात कंप्लीट है। which could barely support him, ये एसएमएस पे बेटा कि जो कि बमुश्किल ही उसको सहारा दे सकता है। अब ये कहना ना कहना इतना ज्यादा इससे फर्क नहीं पड़ता। he sat on the table, ठीक, ये बात he sat on the table ये जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज है and which could barely support him जो कि बमुश्किल उसको जो है सहारा दे सकता था, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। ये जो है टेबल जो है चूंकि नाउन है और ये which could barely support him ये उसको मॉडिफाई करता है, तो ये क्लॉज क्या हुआ, एक तो डिपेंडेंट है कि पहले वाले क्लॉज पे ही सेट ऑन द टेबल उस पे इन्हिसार करता है। जब तक ये उसके साथ ना कहा जाए तो विच कुड बेयरली सपोर्ट हिम ये अपना मतलब जो है इंडिपेंडेंटली वाज़ेह नहीं कर सकता, इसीलिए ये डिपेंडेंट क्लॉज। तो जो जुमला जो है अपना मतलब जो है इंडिपेंडेंटली बयान कर सकता है, उस बड़े जुमले के अंदर वो छोटा जुमला जो होता है उसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। और जो छोटा जुमला अपना मतलब जो है पहले जुमले के बगैर बयान नहीं कर सकता उसको हम डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। और वो क्या फंक्शन करता है, तो ये वाला जो है ये एडजेक्टिव के तौर पे फंक्शन करता है। She was sure that the man whom she had not met must be her long lost brother. She was sure that the man must be her long lost brother. उसको यकीन था कि वो जो आदमी था, ठीक है, वो यकीनन उसका जो है बहुत अरसे से जो है गुमा हुआ भाई था। क्लियर? दैट द मैन मस्ट बी कि वो लाजमी तौर पे जो है उसका वो बहुत अरसे से गुमा हुआ भाई होगा। अब इसमें whom she had never met, जिसके साथ उसकी कभी मुलाकात नहीं हो चुकी, ठीक, whom she had never met। अब ये जो है ये नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है और ये मैन को मॉडिफाई कर दो, मैन नाउन है तो इसीलिए ये एडजेक्टिव क्लॉज भी है। और नॉन रिस्ट्रिक्टिव इसलिए है कि ये कॉमास के अंदर है। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। शी वॉज श्योर दैट द मैन मस्ट बी हर लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर, ये जो है इसमें हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इस बड़े जुमले में ये जो दो छोटे छोटे जुमले हैं, तो शी वॉज श्योर दैट द मैन मस्ट बी हर लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। and whom she had not met ये डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज है और फंक्शन करता है एडजेक्टिव तौर पे। अच्छा, who और whom and which में इंट्रोड्यूस either restrictive और नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस। रिस्ट्रिक्टिव तब होते हैं जब उसमें कॉमा नहीं और वो जो है उसको स्पेसिफाई करते हैं, उसको मजीद लिमिट करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं, महदूद करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं बाकी सारों को, और जो है एक खास मान। बट दैट इंट्रोड्यूसेस ओनली रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज। अब यहाँ पे एक बात जो है कही गई है कि हु और हुम जो है और विच जो है ये अक्सर जो है रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस भी इंट्रोड्यूस करते हैं
और नॉन रेस्ट्रिक्टिव भी, लेकिन ये जो दैट है, ठीक है, ये क्या हैं, उनको हम ठीक है, निकाल देना उसमें से। तो relative pronouns may be omitted only in restrictive clauses. जो restrictive हैं, कॉमास के बगैर वाले जो clauses हैं, जो कि मानवीयत के हवाले से बहुत essential हैं, अहम हैं, उनमें हम क्या करते हैं, उनमें relative pronouns जो हैं हम omit करते हैं। The man we hoped to see has left. ठीक है, ये restrictive who is understood, ठीक है ना, यानी वो आदमी के जिसको हमने, तो वो हु जो है यहाँ पे अंडरस्टूड है, तो इसीलिए उसमें लिखा नहीं गया। अच्छा जी, रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस में जो है अंडरस्टूड होता है, तो नहीं लिखा गया। वी ऑल लाइक्ड द पाई शी बेक्ड, ठीक है, वी ऑल लाइक द पाई दैट शी बेक्ड, ठीक, कि हमने सब ने जो है वो पाए जो है पसंद किया, ठीक है, वो एक मतलब अमेरिकन या यूरोपियन जो है डिश है, ठीक, पिज्जा की तरह होता है, तो वो जो उसने पकाया, ठीक है, हम सब ने उसको पसंद किया। ये डेट जो है रिस्ट्रिक्टिव है, लेकिन जो है यहाँ पे अंडरस्टूड है और नहीं लिखा है। नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस आर सेट ऑफ बाय कॉमास, जिस तरह की अभी जो है मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि जो नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस होते हैं वो जो है उनको हम कैसे पहचानते हैं, कॉमा से। एंड ऑफन द वेरियस चॉइसेस ऑफ पंक्चुएशन कैन गिव द सेंटेंस रेडिकली डिफरेंट मीनिंग्स, कि उनको मतलब यानी बहुत ज्यादा उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती है और जो है मानी कुछ के कुछ हो जाता है। ये जो है एक आध एग्जांपल और है। restrictive clause, engineers who have little understanding of theory are rarely put in charge of a program. वो इंजीनियर के जो कि इनको थियरी का पता नहीं है, ठीक है, तो उसको जो बहुत कम उसकी उसकी समझ है, तो उनको जो है रेयरली, बहुत शाज़ नादर, बहुत कम ही जो है उनको हम किसी प्रोग्राम का इंचार्ज बनाते हैं। या रिस्ट्रिक्टिव था इसमें नहीं था, ठीक है, और दूसरा अगर हम इसको इंजीनियर्स के बाद अगर हम कॉमा लगा दें, ठीक, और जो है उसके बाद जो है हु हैव लिटिल अंडरस्टैंडिंग ऑफ थियरी, यहाँ पे कॉमा लगा दें, तो ये फिर हो जाता है नॉन रेस्ट्रिक्टिव। ये फिर जो है इसकी मानवीयत के हवाले से इसकी वो अहमियत जो है वो बहुत कम हो जाती है, ठीक। तो आज के लिए जो है इतना था, इंशाल्लाह कल से जो है फिर हम कोशिश करेंगे कि जो सेंटेंस है, इंग्लिश सेंटेंस, उसमें जो सिंपल सेंटेंस है, जो कंपाउंड सेंटेंस है, ठीक, और जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और जो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कल खैर से वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक। जो सेंटेंस स्ट्रक्चर वाला इंशाल्लाह खैर कम हम कल डिस्कस करेंगे। व्हाट इज अ सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक। तो अब के लिए जो है इतना काफी है, इंशाल्लाह कल से हम सेंटेंस स्ट्रक्चर को डिस्कस करें। तो अभी यहाँ पे जो है हम अपने क्लास को खत्म करते हैं और इंशाल्लाह कल जो प्रेपोजिशनल फ्रेज, स्ट्रक्चरली जो है ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, लेकिन जो फंक्शन के एतबार से या फंक्शनली जो है ये एडवर्ब है। बिहाइंड द ट्री, द केट इज हाइडिंग बिहाइंड द ट्री। अच्छा, द फैमिली हेडेड टू द टेम्पल आफ्टर ब्रेकफास्ट, ठीक है, तो ये हमें जो है वक्त बताता है। द फैमिली हेडेड टू द टेम्पल आफ्टर ब्रेकफास्ट, ठीक, तो कब, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि कब, कहाँ, कैसे और क्यों नहीं जो है अगर हमें कोई चीज बताती है तो उसको हम जो है एक वर्ड है तो उसको एडवर्ब, और एक से ज्यादा है तो उसको एडवर्ब फ्रेज। सो द फैमिली हेडेड टू द टेम्पल कब, आफ्टर द ब्रेकफास्ट, सो दिस इज व्हाट, दिस इज एन एडवर्ब फ्रेज। अब आ जाते हैं जी
हमारे पास एक फ्रेज है जिसको हम एब्सोल्यूट फ्रेज कहते हैं, कुछ लोग इसको अब्लेटिव एब्सोल्यूट भी कहते हैं। ये कौन सा फ्रेज होता है जी? एब्सोल्यूट फ्रेजेस कंप्राइज यानी कंसिस्ट ऑफ subjects but not action verbs, so they cannot stand alone as complete sentences. जो absolute phrases हैं इनमें subject तो होता है लेकिन इसमें जो है वो action वाला verb नहीं होता, तो इसीलिए जो है यानी वो tense की बात नहीं होती। ठीक, तो इस वजह से जो है इसको हम यानी सिमल्टेनियसली इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों नहीं होते, तो इसलिए हम इसको जो है पूरा जुमला नहीं कह सकते और इसको हम फ्रेज कहेंगे। और इस किस्म के जुमले जो है वो उनको हम एब्सोल्यूट फ्रेजेस कहते हैं। दीज फ्रेजेस मॉडिफाई द होल सेंटेंस। जिस तरह एडवर्ब पूरे के पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है, ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर आप किसी सेंटेंस के शुरू में कहें कि वेरीली, ठीक, या ट्रूली, और उसके बाद कॉमा, ही इज एन ऑनेस्ट मैन एंड शी इज एन ऑनेस्ट लेडी, तो ये जो है ट्रूली जो हमने कहा तो इसने पूरे के पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई किया, तो ये भी एक एडवर्ब है। तो एडवर्ब जो है पूरे के पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर सकता है, तो ये जो है ये भी सेंटेंस मॉडिफिकेशन करता है, ये जो एब्सोल्यूट फ्रेज है जी। अच्छा, एन एब्सोल्यूट फ्रेज विल कंटेन अ नाउन और अ प्रोनाउन, वो जो सब्जेक्ट जिसको हम कहते हैं, विद अ पार्टिसिपल। यानी पार्टिसिपल से मुराद ये है कि इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल भी आ सकता है, यानी आईएनजी पार्टिसिपल भी आ सकता है, और पास्ट पार्टिसिपल भी आ सकता है। अगेन इट मे आल्सो कंटेन एडिशनल एसोसिएटिव वर्ड्स एंड मॉडिफायर, वो जो हम नवा जिसको मैं अक्सर कहता हूँ। An absolute participle will modify a whole clause, ठीक, यानी एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट, उसको हम क्लॉज कहते हैं, मजमूआ यानी सेंटेंस कहते हैं। और क्लॉज मैंने कल आपको बताया था कि दैट इज अ स्मॉलर सेंटेंस इन अ लार्जर सेंटेंस। क्लियर? ओके, एन एब्सोल्यूट पार्टिसिपल विल मॉडिफाई a whole clause or even a whole sentence, not only one word. However, it does not constitute a complete sentence or a clause. वो इसीलिए कि इसमें जो है सब्जेक्ट और जो है जो वर्ब है वो दोनों सिमल्टेनियसली नहीं पाए जाते, इसीलिए ये जो है एक कंप्लीट क्लॉज या सेंटेंस नहीं बनाता। ठीक, एन एब्सोल्यूट फ्रेज इज सेपरेटेड बाय कॉमास। एग्जांपल्स देख लेते हैं, इससे क्लियर हो जाता है। He looked towards the beggar, comma, his face expressing pity. Clear? वो बेगर की तरफ उसने देखा और उसका चेहरा उस वक्त जो है तरस और रहम जाहिर कर रहा था। ठीक, his face expressing pity, यानी इसमें ऐसे नहीं है कि his face was expressing pity. Clear? तो ये इस एक्सप्रेसिंग को हम वर्बल कह सकते हैं, वर्ब नहीं कह सकते। ओके, वी वर ग्लूड टू द मैच, कॉमा, आवर आईज ऑलवेज फॉलोड द फॉलोइंग द बॉल। तो आवर आईज वर ऑलवेज फॉलोइंग द बॉल, तो उस तरह से वो पूरा का पूरा सेंटेंस बन जाता है। तो पूरा का पूरा सेंटेंस ये है नहीं, इसीलिए जो है इस फ्रेज को हम एब्सोल्यूट फ्रेज कहते हैं। वी वर ग्लूड टू द मैच, ये पूरा का पूरा एक जुमला है। ठीक, आर आईज ऑलवेज फॉलोइंग द बॉल। क्लियर? अगर पूरा जुमला दूसरा अगर उसको बनाना है तो आर आईज वर ऑलवेज फॉलोइंग द बॉल, तो उस तरह से ये पूरा जुमला बन जाता है, यानी पूरा एक क्लॉज बन जाएगा। तो उस तरह से चूंकि ये है नहीं तो इसीलिए इसको एब्सोल्यूट फ्रेज कहते हैं। ही सैट ऑन द सोफा, हिज क्लोथ्स नीटली फोल्डेड बाय हिज साइड। ठीक, ही सैट ऑन द सोफा, वो सोफे पे बैठा या बैठा था, हिज क्लोथ्स नीटली फोल्डेड बाय हिज साइड। ठीक, उसके कपड़े जो है वो जो है मतलब यानी सही तरीके से वो तह दर तह थे उसके एक साइड। अच्छा, ये जो फोल्डेड है ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं है, फिर ये पास्ट इंडेफिनिट वाला जुमला हो जाएगा। तो उस तरह से ये है नहीं, क्योंकि इंडेफिनिट वाला जुमला वो ऊपर वाला है, ही सैट ऑन द सोफा। और ये दूसरा जो है ये जो फ्रेज है इसको हम एब्सोल्यूट फ्रेज इसलिए कहते हैं कि इसमें या तो पास्ट पार्टिसिपल होता है या प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसको हम आईएनजी पार्टिसिपल कहते हैं।
his clothes neatly folded by his side, ये हो जाता है हमारा absolute phrase. Thirsty, hungry, and exhausted, the homeless man decided to turn back. अब देखें, thirsty, hungry, and exhausted, ठीक, ये हमने पूरे कहे, उसके सारे मतलब ये नहीं, और exhausted वो हमने past participle से जो है मतलब ये नहीं adjective बनाया है. The homeless man decided to turn back. वो जो बेघर आदमी था उसने घर की तरफ लौटने का फैसला किया. तो ये पहले वाला जो कॉमा की वजह से या कॉमा की मदद से हमने उससे जो है अलग किया हुआ है, ये है हमारे पास एब्सोल्यूट फ्रेज. अच्छा जी, हमने कल मॉर्फीम डिस्कस किया और फिर जो है उसके बाद हमने वर्ड और फिर फ्रेजेस. अब आते हैं जो है हम क्लॉजेस की जानिब और जो है सेंटेंस की जानिब, ताकि जो है हमें पता चले कि जो है हम इफेक्टिव राइटिंग करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे. यानी कोई बंदा बात करता है तो वो मुअस्सर हो, इफेक्टिव हो, तो उस इफेक्टिव राइटिंग के लिए जो है हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है एक कंप्लीट जो है एक सेंटेंस बनाना चाहिए. तो उसके लिए हम जो है क्या करते हैं, फ्रेजेस को और हम सीखेंगे, क्लॉजेस को सीखेंगे, ताकि हम जो है एक यूनिफाइड सेंटेंस बना सकें. ठीक, अच्छा, हम इफेक्टिव राइटिंग कैसे करेंगे जी. तो वर्ड्स आर रिक्वायर्ड. So words are the basic building blocks of all writing, but without effective sentences, words mean little. Sentences assembled meaningfully into paragraphs comprise the structure of any composition, whether a letter to a friend or a book on physics or an essay. ठीक, हम वर्ड्स से सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंसेस से हम पैराग्राफ और पैराग्राफ से फिर हम ऐसे बनाते हैं. ठीक, a collection of paragraphs, a collection of related paragraphs bearing upon the same topic with the personal view of the author is called an essay. ठीक, तो उस ऐसे की जानिब जो है हम रवां दवा हैं. ठीक, सबसे पहले जो है वो फ्रेज के बाद जो है हम जरा सेंटेंस को जो है डिस्कस कर लेते हैं कि सेंटेंस कैसे कहते हैं. क्लियर, क्लॉज भी डिस्कस करेंगे. ठीक, जरा सेंटेंस के साथ जो है हमारी शनासाई हो जाए जी. अ सेंटेंस is a group of words expressing a complete thought or a complete idea. ठीक, हमें जो फुल जो है सेंस हमें समझा दे, सुझाई दे, तो उस अल्फाज के मजमूए को हम कहते हैं सेंटेंस. इट में मेक अ स्टेटमेंट, ठीक, जिसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं. ठीक है, सलमान इज माय फ्रेंड, आस्क अ क्वेश्चन, ठीक, मतलब व्हाट इज योर नेम, और गिव अ कमांड, और जो है कि मतलब ब्रिंग वाटर और समथिंग लाइक दैट, और एक्सप्रेस एन एक्सक्लेमेशन. ठीक, सब कहें कि जो है what a beautiful story, ठीक है, it is, or something like that. ठीक है, तो इस तरह से जो है वो जो एक्सक्लेमेशन वाली बात आ जाती है. ठीक है जी. अच्छा जी, Antarctica is the 7th continent. This is a statement. ठीक, are Europe and Asia separate continents? ठीक, this is a question. जी, सी अमेरिका फर्स्ट. ठीक, कि अमेरिका का बरआज़म जो है या यूएसए, जिसको हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं, उसको पहले देखिएगा. सो दिस इज अफ्रीका. इस तरह से, अच्छा तो ये अफ्रीका है, तो ये जो है हमारे पास जो सेंटेंस है, जिसको हम जो एक हो गया कमांड, एक हो गया जो है हमारे पास स्टेटमेंट, और एक हो जाता है हमारे पास एक्सक्लेमेशन. जनाब, ओके जी. However, a complete thought may be expressed in a single word. हम तो कहते हैं ना, collection of words that
gives us a complete sense or thought or idea is called a sentence. तो बुनियादी चीज जो है कि communication of complete thought और idea और sense, तो कहते हैं कि वो जो emphatic never होता है, कोई बंदा जो है मतलब बड़े emphasis के साथ, ठीक है, बड़ी intensity के साथ वो कहे, ठीक है, कि ये काम कभी भी नहीं होगा, ठीक है, जिस तरह हम वो ड्रामा में देखते हैं कि ये शादी नहीं हो सकती, तो नेवर, कोई बंदा किसी को कोई काम का कहे और वो उसको नेवर में के कभी नहीं, तो वो बात उसको समझ में आ जाती है, तो दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस. अ मैन एंटरिंग एन एलिवेटर एंड सेइंग, एक आदमी जो है वो एक लिफ्ट में जो है दाखिल होते हुए जब लिफ्ट वाले जो खादिम है उससे कहेगा कि डाउन, कि मैंने नीचे जाना है, तो ये डाउन जो है ये काफी है. एंड द आंसर्स, ठीक है, आर यू गोइंग, कोई बंदा किसी पूछे क्या आप जा रहे हैं और वो उसको जवाब में कहे नो, दिस नो इज अ कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है. और कोई बंदा किसी से पूछे किसी जगह के बारे में, दुकान के बारे में, कॉलेज के बारे में, वेयर इज इट, ये कहाँ है, और वो कहे गाड़ी में जो है सफर कर रहे हैं और इशारा करे हियर. और किसी से पूछा जाए हाउ डू यू फील, और वो सिर्फ जवाब दे हैप्पी, कि मैं खुश हूं, so this is a complete sentence. The concept of a complete thought is satisfied by such limited sentences as telegraphic. ठीक है, लोग जो है मतलब लोग टेलीग्राम जिसको हम कहते हैं ना, उसने तार भेजा है, तो उसमें एक एक लफ्ज के पैसे होते हैं, अगर आप ज्यादा अल्फाज में वो लिखते हैं तो लोग कम से कम अल्फाज में वो टेलीग्राम जो है वो तार भेजते थे. तो जिस तरह के कोई बंदा जो है वो अगर कहता है कि जो है अराइविंग पेशावर फ्राइडे, यानी मैं पेशावर या लाहौर या पिंडी जो है मैं फ्राइडे पहुंच रहा हूँ, तो ये जो है ये भी जो है एक टेलीग्राफिक जो है सेंटेंस है. होम बिफोर 6, ठीक, कि मतलब यानी अगर मैं किसी को बताऊं कि मैं 6 बजे से पहले पहले घर आऊंगा, या अपने बच्चे को या किसी फैमिली मेंबर को कहूं कि 6 बजे से पहले घर आ जाना, ठीक. और अगर मैं कहूं कि लव मुन्ना, ठीक, कि हमारा जो मुन्ना है उसको मेरी तरफ से प्यार. और द जर्नलिस्टिक हेडलाइन, ठीक है, जिस तरह वो सहाफती जो है शह सुर्खी हो, हेडलाइन हो, लेबर यूनियंस, ठीक है, हिट जॉब लॉसेस, ठीक, एक सुर्खी है, वो लॉसेस जरा रिपीट हुए, सॉरी फॉर दैट, बट रीडर्स expect more sentences to be grammatically complete. कौन से रीडर्स, हमारे जो एग्जामिनर्स हैं वो भी इनमें आते हैं, वो भी जो है हमारे एसे को जब चेक करते हैं तो वो दे लुक फॉर grammatically complete sentence, not these telegraphic sentences, ठीक है, which are there on the screen. So what is that grammatical completion? वो ग्रामर के हवाले से जो कंप्लीशन है, जो तकमील है, जो कमाल है, जुमले का मुकम्मल होना है, तो वो क्या है, ठीक है. द ग्रामेटिकली कंप्लीट सिंपल सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट. कल शायद जो है हमने डिस्कस किया था कि द सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट. सो द सब्जेक्ट इज नाउन और अ नाउन इक्विवेलेंट. इक्विवेलेंट से मुराद है, कुछ लोग अक्सर ना इक्विवेलेंट कहते हैं, तो इक्विवेलेंट नहीं है, लोगों ने सब सुना है ना. तो द सब्जेक्ट इज अ नाउन और अ नाउन इक्विवेलेंट, यानी वो नाउन के मुतरादिफ हो, नाउन के मुसावी, ठीक. तो वो नाउन के जो मुसावी हो, तो वो क्या क्या चीजें हैं, या तो नाउन हो या नाउन का इक्विवेलेंट हो. वो प्रोनाउन हो सकता है जो नाउन की जगह आता है, नाउन क्लॉज हो सकता है, ठीक, जेरेंड हो सकता है. नाउन क्लॉज यानी वो एक ऐसा मतलब जुमला, बड़े जुमले के अंदर वो छोटा जुमला, मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज अ क्लॉज. अ क्लॉज इज अ स्मॉलर सेंटेंस इन अ लार्जर सेंटेंस, क्लियर. तो जब वो नाउन का किरदार अदा करे तो नाउन क्लॉज है. जेरेंड जो है वो आईएनजी वाला नाउन, जिस तरह रनिंग, इन्फिनेटिव जो है टू गो, ठीक है, और टू पार्टिसिपेट. फॉर मोर अबाउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच, नेमिंग द पर्सन, किसी जगह का जो है वो उसका मतलब यानी नाम
उसके नाम की तरफ इशारा करता हो, शख्स की तरफ हो, चीज की तरफ हो, ठीक है। नेमिंग द पर्सन, प्लेस और थिंग, कोई प्रोनाउन है, कोई ठीक है ना, इन्फिनेटिव है, जरन है, जो भी है, that is naming the person, place or thing with which the sentence is chiefly concerned. तो हमारे पास जो है, जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वो नाउन है या नाउन इक्विवेलेंट। मैंने कल आपको बताया था कि हम जिस चीज, जगह या शख्स या हस्ती के बारे में बात करते हैं, तो उस हस्ती, चीज, जगह या शख्स का नाम या उसके हवाले से जो प्रोनाउन है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। जिसके बारे में बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है, और जो बात करते हैं वो होता है प्रेडिकेट। ठीक, अब प्रेडिकेट की तरफ आते हैं। द प्रेडिकेट इज द वर्ब or the verb phrase asserting something about the subject, or you may say telling something about the subject. ठीक है, ओके जी। हमारे यहाँ ये आपके सामने जो है चंद एग्जांपल्स हैं। चिल्ड्रन प्ले, बच्चे खेलते हैं, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक स्टेटमेंट है। चिल्ड्रन जो है वो सब्जेक्ट है, प्ले वो प्रेडिकेट है। यानी मैंने आपको बताया कि जिस चीज, जगह या शख्स के बारे में हम बात करते हो, मालूमात शेयर करते हो, वो हो जाता है सब्जेक्ट, और वो जो मालूमात शेयर करते हैं वो हो जाता है प्रेडिकेट। तो चिल्ड्रन सब्जेक्ट और प्ले प्रेडिकेट। द सिंपल सेंटेंस में बी एक्सपैंडेड and made more complicated, or you may call it significant or aham, in various ways. मुख्तलिफ अंदाज में हम जो है वो जो सिंपल सेंटेंस है, अच्छा सिंपल सेंटेंस को हम सिंगल सेंटेंस भी कहते हैं, क्लियर, जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक प्रेडिकेट, तो सिंपल सेंटेंस को हम सिंगल सेंटेंस भी कहते हैं। और उसको हम मजीद अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करें, उसमें साथ जो है थोड़े से मालूमात का इजाफा करें, अच्छा द सब्जेक्ट में बी मॉडिफाइड लाइक हैप्पी चिल्ड्रन प्ले। ठीक, चिल्ड्रन जो है वो सब्जेक्ट है और हैप्पी चिल्ड्रन भी सब्जेक्ट हो गया। ठीक, उसको मॉडिफाई किया। अब जो है इट और इट में बी कंपाउंड सब्जेक्ट व्हेन टू और मोर सब्जेक्ट्स अटैच टू अ सिंगल प्रेडिकेट। अच्छा, ये जो सब्जेक्ट है उसको हम कंपाउंड, यानी उसको हम इस तरह से मुरक्कब बना लें कि वो दो बंदे हो जाएं। जिस तरह हमने उधर जो है पहले जुमले में जो है हमने कहा कि चिल्ड्रन प्ले, ठीक, ये वाला जो है चिल्ड्रन प्ले, और अब हम जो है कहते हैं कि चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स, बच्चे और बड़े खेलते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है उसको हमने थोड़ा सा और जो है मॉडिफाई किया, चेंज किया। अच्छा जी, द प्रेडिकेट में भी मॉडिफाइड, वो जो प्रेडिकेट यानी सब्जेक्ट के बाद के बारे में हम जो बात करते हैं उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं, उसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं। द चिल्ड्रन प्ले हार्ड, वो जो है बहुत ज्यादा दुरुस्तगी और सख्तगी के साथ खेलते हैं या सख्त खेलते हैं, ज्यादा खेलते हैं। अच्छा जी, और द वर्ब में बी गिवन अ कॉम्प्लीमेंट, वो जो वर्ब है, ये मिसाल के तौर पर दे प्ले, वो बात, और प्ले के हवाले से, वर्ब के हवाले से हम कोई और मजीद बात करें, ठीक है, दे प्ले, चिल्ड्रन प्ले, बच्चे खेलते हैं, और चिल्ड्रन प्ले गेम्स, तो ये गेम्स जो है इस वर्ब को कंप्लीट कर रहा है, तो इसको हम वर्ब कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। और द वर्ब में बी गिवन अ कॉम्प्लीमेंट लाइक चिल्ड्रन प्ले गेम्स, ये रिपीट हो गया, सॉरी फॉर दैट। द सेंटेंस has a compound predicate when two or more predicates follow from a single subject. यानी आप देख सकते हैं ये जो है चिल्ड्रन जो है वो हमारे पास एक सब्जेक्ट है। अच्छा, ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हम उर्दू में ना मुब्तदा और खबर कहते हैं। सब्जेक्ट को हम कहते हैं मुब्तदा और प्रेडिकेट को हम कहते हैं खबर। क्लियर? अच्छा जी, तो चिल्ड्रन प्ले एंड स्लीप, अच्छा सब्जेक्ट जो है वो सिंगल है और वो जो प्रेडिकेट है तो वो कंपाउंड है, यानी उसमें हमने दो काम जो है अलहदा अलहदा जो है वो जिक्र किए हैं। तो इस तरह से भी हो सकता है। तो इस तरह से हमने कहा कि द सेंटेंस हैज अ कंपाउंड प्रेडिकेट, हमने पहले जो है ए कंपाउंड सब्जेक्ट उसमें डाला, ठीक है, कि चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स प्ले, और फिर हमने अब जो है यहाँ पे जो प्रेडिकेट है उसको कंपाउंड कर दिया, चिल्ड्रन प्ले एंड स्लीप। अच्छा, it becomes a compound sentence when two or more simple sentences closely related in thought are joined by commas, semicolons और coordinating conjunctions. हम जो है मतलब
दो सिंपल सेंटेंसेस को भी मिला सकते हैं, जिसको हम अगर वो दो सिंपल सेंटेंसेस जब एक बड़ा जुमला बनाते हैं तो उस बड़े जुमले को फिर हम सेंटेंस कहते हैं, और इसके अंदर ये जो दो जुमले हैं छोटे छोटे इनको हम क्लॉज या क्लॉजेस कहते हैं। अच्छा, चिल्ड्रन प्ले, men work and women manage। ठीक, तो हमने वो जो छोटे छोटे जो है जो क्लॉजेस थे, जो सिंपल सेंटेंसेस थे, उसको इसको हम क्लॉज तब कहेंगे जब ये एक जुमले के अंदर एक छत के नीचे होंगे, उनके आखिर में हम एक पीरियड या फुल स्टॉप लगाएंगे। ठीक, चिल्ड्रन प्ले ये एक क्लॉज, मैन वर्क ये दूसरा, और एंड वुमेन मैनेज, और औरतें जो हैं वो इंतजाम और इंसराम करती है, बंदोबस्त करती है। However complicated it may become, आपको पता है जो जो इंसान तालीम याफ्ता होता जाता है, पढ़ा लिखा होता जाता है, उसके जुमले थोड़े से जो है अक्सर तवील हो जाया करते हैं, और जो है वो थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। तो चूंकि CSS वाले या PMS वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं, तो उनसे जो है ये तवक्को की जाती है कि अगर वो एटलीस्ट ग्रेजुएट तो हैं, तो मतलब यानी उनका लेवल जो है वो बाकी सारे जो लोग हैं, खा वो जो है नेटिव स्पीकर्स हैं या नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं, अंग्रेजी का या इंग्लिश का पेपर होगा तो आपसे तवक्को तो करेंगे कि आप थोड़ा बहुत एडवांस्ड लेवल वाले जुमले लिखेंगे और उसको समझ भी पाएंगे। However complicated it may become, the sentence rests on the solid base of subject and predicate। ठीक है ना, आप चाहें जो है मतलब इनको कितना ही आप सब्जेक्ट को कंपाउंड करें या कॉम्प्लिकेट करें, मॉडिफाई करें, आप प्रेडिकेट को कंपाउंड करें या कॉम्प्लिकेट करें, मॉडिफाई करें, बुनियादी चीज उसमें जो है वही दो हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक, जिसके बारे में बात करते हैं वो सब्जेक्ट, जो बात करते हैं वो प्रेडिकेट। दिस इज ट्रू इन द डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस अबव। हमने ऊपर जो है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, जो आम जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, उसके बारे में ट्रू हैं। ठीक है, एंड द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम देखें चिल्ड्रन प्ले वाली बात तो आ गई, तो सवाल है डू चिल्ड्रन प्ले, क्लियर? तो क्या बच्चे खेलते हैं, तो बुनियादी तौर तो वही है। ठीक, बच्चे खेलते हैं, तो जो जितना भी आप इसको मतलब यानी कॉम्प्लिकेट करें, मॉडिफाई करें, ठीक, इसको आप मतलब मजीद जो है मतलब ये लोगों के लिए सकील बनाएं या तवील बनाएं, तो बुनियादी उसकी वो साख वही है, सब्जेक्ट जिसके बारे में बात की जाए, और प्रेडिकेट जो बात की जाती है वही हो जाता है प्रेडिकेट। अच्छा जी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है, हाउ हैप्पीली द चिल्ड्रन प्ले, द चिल्ड्रन प्ले वाली बात, ठीक है, कि बच्चे कितना खुशी से खेलते हैं। अच्छा, एंड द इंपेरेटिव सेंटेंसेस, प्ले चिल्ड्रन, प्ले चिल्ड्रन, बच्चों खेलो, तो द सब्जेक्ट यू नो इज अंडरस्टूड, कि वो सब्जेक्ट जो है कि यू चिल्ड्रन प्ले, प्ले, जिस तरह हम किसी को ना थैंक यू, तो इसमें ये जरूर होता है कि आई थैंक यू, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ठीक है ना। अच्छा जी, तो इसमें कहते हैं ये यू जो है ये पहले से लोगों को पता है। The sentence may be made more flexible and expressive by the use of phrases and clauses। हम एक सेंटेंस को जब तवील बनाते हैं तो बाज़ औक़ात तो लोग वैसे ही उनकी आदत होती है कि वो मतलब ये बहुत ज्यादा अल्फाज का सहारा लेते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं अपनी बात को मजीद वाज़ेह करने के लिए और उनमें बाज़ चीज़ों या अशख़ास को स्पेसिफाई करने के लिए वो मजीद फ्रेजेस और क्लॉजेस का सहारा लेते हैं। तो जिस तरह मैंने अभी आपको जो है बताया कि जो है क्लॉज क्या है, कि क्लॉज इज a smaller sentence and a larger sentence। ठीक है जी, clauses के बारे में जरा आगे जाते हैं। A clause is a group of words containing a subject and a predicate। clause क्या है? वो एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट पर मबनी होता है, इसको हम क्लॉज कहते हैं। और मैंने आपको साथ में एक और ये भी पहचान बताई थी कि क्लॉज इज अ व्हाट, a smaller sentence and a larger sentence। अभी जाके और एग्जांपल्स देखेंगे। It may be independent or dependent clause। clause जो है
यानी जिस तरह एक बड़ा जुमला है उसमें दो छोटे छोटे जुमले हैं, तो वो जो है इसमें वो जो छोटे छोटे जुमले हैं तो उसमें ऐसे जुमले भी हो सकते हैं कि जो कि खुद सेल्फ स्टैंडिंग है, अपने मतलब को जो है वाजे करने के लिए या बयान करने के लिए उस दूसरे छोटे जुमले पे इन्हिसार नहीं करना पड़ता, तो वो होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक। और अगर कि जो है वो अपने मानी को लोगों को पहुंचाने के लिए, उनको कम्युनिकेट करने के लिए दूसरे क्लॉज का सहारा जो है उसको लेना पड़ता है, तो उसको फिर हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। तो एक हो जाता है इंडिपेंडेंट, फ्री, और दूसरा हो जाता है डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट। अच्छा जी, एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, तो क्लॉज से जो है सच कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक, मैंने आपको बताया कि अ क्लॉज इज अ स्मॉलर सेंटेंस है ना लार्जर सेंटेंस। अच्छा, स्मॉलर तो है, तो कितना स्मॉलर है? इट शुड बी दिस मच स्मॉल कि इट मस्ट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। ठीक, और फिर उसको हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, ठीक है, कि वो एक जो है मतलब यानी खुद कफील है और दूसरा जो है वो दगर परवरदा है या जो है दूसरे पे जो है तोफेली है। तो वो इस हवाले से कि एक क्लॉज जो है अगर वो खुद अपना सारा मतलब किसी दूसरे जुमले पे इन्हिसार किए बगैर बयान कर सकता है, तो उसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। और दूसरा जो क्लॉज है, जो स्मॉलर सेंटेंस है, जो कि पहले वाले जुमले पे जो है या पहले वाला जुमला दूसरे वाले जुमले पे जब इन्हिसार करते हैं, तो उसको हम डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज। जी, एन इंडिपेंडेंट क्लॉज इज एसेंशियली अ सेंटेंस। क्या मतलब? मतलब ये है कि अगर हम दो जुमले, मिसाल के तौर सलमान इज माई फ्रेंड एंड इरफान इज माई ब्रदर। ठीक, इसको हमने एंड की मदद से, ए एन डी, एंड की मदद से, इस कंजंक्शन की मदद से हमने एक जुमले के अंदर समाया हुआ है। अदरवाइज हम इनको अलग अलग से जुमला बना सकते हैं। सलमान इज माई फ्रेंड, फुल स्टॉप, ठीक है, एंड का सहारा नहीं लेते हैं। इरफान का जो है आई तो वैसे भी कैपिटल होगा, इरफान इज माई ब्रदर, उसके लिए अलग फुल स्टॉप। तो ये दोनों जो है मतलब सेल्फ स्टैंडिंग जो है सेंटेंसेस है। जब कोई जुमला अस खुद जो है वो जो बड़े बड़े जुमले का हिस्सा होता है उससे अलहदा हो कि अपने लिए एक अलग जुमला बना सकता है, ठीक, उस किस्म के छोटे जुमले को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। ठीक, ये जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एन इंडिपेंडेंट क्लॉज इज एसेंशियली अ सेंटेंस, इट डिफर्स ओनली इन इट्स कैपिटलाइजेशन एंड पंक्चुएशन। ठीक, वो मतलब कैपिटलाइज होता है, और यानी कि हम अगर जो है सलमा इरफान की जगह पे जो है अगर ही होता तो एच को हम फिर कैपिटलाइज नहीं करते हैं एंड के बाद, और आखिर में एक फुल स्टॉप लगाते हैं। और अगर के जो है हम मतलब ये नहीं उनको दो अलग अलग से जुमले बनाते हैं, तो फिर जो है सलमान इज माई फ्रेंड के बाद फुल स्टॉप आ जाता है, एंड नहीं आएगा। ठीक है, और इरफान इज माई ब्रदर के बाद एक अलग फुल स्टॉप या पीरियड हम लिखते हैं। ठीक, अब थोड़ा सा ब्रेक करते हैं एक 10 मिनट का, और फिर इंशाल्लाह उसके बाद दोबारा से जो है